जय हिंद साथियों। आज 22 तारीख है, 22 जुलाई है और 23 जुलाई को बजट आने वाला है। वित्त मंत्री माननीय सीता निर्मला रमण अपना बजट पेश करेंगी कल और ये पूरे साल भर का बजट होगा। इसके पहले अंतरिम बजट आया था जो पिछली सरकार के बचे हुए कार्यकाल के लिए था। तो अभी बजट जो आएगा उसका एनालिसिस तो बजट के आने के बाद होगा, बट हमें बजट की ABCD को जानना होगा कि बजट में क्या होता है और क्या नहीं होता, बजट को कैसे पढ़ा जाए, बजट बनता कैसे है। बजट का जो प्रारंभिक टॉपिक है वो लोक वित्त है, मतलब पब्लिक फाइनेंस है, जिसको आज मैं आपको बताने वाला हूं। और पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इसको इकोनॉमिक और कॉन्स्टिट्यूशनल दोनों दृष्टिकोण से हम बजट को समझेंगे। बजट शुरू करने के पहले आपको यदि ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इसको दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके द्वारा ये एक्टिविटी अगर की जाती है तो इससे हमारा प्रोत्साहन होता है और हम और अच्छे से अच्छी जानकारी लाने का प्रयास करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज हम लोक वित्त से। मतलब एक सामान्य व्यक्ति को भी बजट के बारे में जानकारी होनी चाहिए और इकोनॉमी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। भाई पैसा या वित्त के अलावा तो कोई काम चलता नहीं है। इस तो आप देख सकते हैं कि आपको इस बारे में क्या जानकारी है, तो सिस्टमेटिक ढंग से आप इसको जानने का प्रयास करेंगे। जब तक हम बजट के टॉपिक पर पहुंचेंगे उसके पहले ये लोक वित्त को जानना आपको लिए जरूरी होती है कि लोक मतलब जनता का, वित्त मतलब पैसा क्या होता है। तो पब्लिक फाइनेंस लोक वित्त, आप ध्यान रखना अपने यहाँ पर 3 स्टेप की गवर्नमेंट होती हैं। केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार होती है और स्थानीय सरकार होती है। ये 3 सरकारें अपने जो ड्यूटीज़ हैं, अपनी दायित्व हैं, जो लोक कल्याण का दायित्व है, लोगों की सहायता करने का दायित्व है और भी इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है रक्षा वगैरह की, तो वे जो सार्वजनिक सत्ताएं हैं, सार्वजनिक सत्ताएं कौन सी हैं? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ये सार्वजनिक सत्ताओं के द्वारा धन के माध्यम से ही उनको वो पूरा कर पाते हैं, मतलब पैसे के द्वारा ही जनता का कल्याण संभव है। सरकारें, केंद्र, राज्य या स्थानीय सरकारें जो भी प्रोजेक्ट लेके आती हैं उन बिना पैसे के तो वो पूरा होती नहीं। तो वो पैसा उनके पास आता कहाँ से है? जनता से। जनता से टैक्स के रूप में जो पैसा आता है उसी को रेगुलेट करके जो करोड़ों अरबों रुपए आता है उसी को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जन कल्याण पे सरकार को खर्च करना होता है। ठीक है, तो यही लोक वित्त कहलाता है, जो जनता से प्राप्त करे और जनता पे ही खर्च करे, उसको कहते हैं लोक वित्त। मौर्य काल में अर्थशास्त्र में, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उसमें सरकार या राजा की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई है कि राजा वित्त प्रशासन या वित्तीय व्यवस्था को इस प्रकार चलाना चाहिए कि जैसे जो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो धरती से पानी को एब्जॉर्ब करता है, मतलब वाष्पीकृत करता है और उसको क्लाउड बना करके वापस उसी को वापस लौटा देता है। इसी तरह गवर्नमेंट को भी जो पैसा है कर के रूप में अन्य साधनों से जो प्राप्त होता है उसको जनता के कल्याण के लिए ही खर्च कर देना चाहिए, पब्लिक वेलफेयर पे। उसी को हम लोक वित्त कहते हैं। तो अब लोक वित्त के अंतर्गत हम जिन चीज़ों का अध्ययन करते हैं तो वो लोक वित्त के सिद्धांत हम पढ़ते हैं, लोक वित्त की हम समस्याओं को पढ़ते हैं और उनकी नीतियों को पढ़ते हैं कि वे कौन सी नीतियां हैं जिनके अंतर्गत सरकार अपने उद्देश्य जन कल्याण को पूरा करती है। अभी अपन देखें कि इसके अंतर्गत वैसे लोक वित्त को 5 बड़े भागों में बांटा गया है। 5 बड़े भाग हैं जिनके टॉपिक आपको पता होना चाहिए। सार्वजनिक वित्त, लोक वित्त के 5 बड़े भाग हैं। सार्वजनिक आय मतलब पब्लिक इनकम, सार्वजनिक व्यय एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक ऋण
फिजिकल पॉलिसी मतलब राजकोषीय नीति, एंड वित्तीय प्रशासन मतलब फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये 5 टॉपिक को आपको अच्छी तरह से समझना होता है। सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, राजकोषीय नीति और वित्तीय प्रशासन। तो इनमें से आज हम आपको ये 2 टॉपिक समझा रहे हैं, सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय। कल हम इन 3 को समझाएंगे। तो अभी आप सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय को अच्छी तरह से समझिए। सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय। देखिए, सार्वजनिक आय की सबसे पहले बात करते हैं। तो गवर्नमेंट, तीनों टाइप की गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, तीनों सरकारें एक वित्तीय वर्ष में जो प्राप्तियां करती हैं विभिन्न स्रोतों से। अब विभिन्न स्रोत भाई केंद्र सरकार के अपने रिसोर्सेज होंगे, राज्यों के अलग रिसोर्सेज होंगे और स्थानीय सरकारों के अलग रिसोर्सेज होंगे। इन अलग अलग रिसोर्सेज से सरकार को प्राप्त होने वाली जो आय है उसी को हम सार्वजनिक आय कहते हैं, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति की आय नहीं है बल्कि सामूहिक रूप से जनता से लिया गया एक तरह का चंदा है। अब इसमें आप देखें कि इसके 2 स्रोत होते हैं। मतलब जो आय होती है सार्वजनिक आय वो 2 प्रकार की होती है। एक रेवेन्यू रिसिप्ट होती है और एक कैपिटल रिसिप्ट होती हैं। मतलब एक राजस्व प्राप्तियां और एक पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं। सरकार को प्राप्त होने वाली आय को 2 वर्गों में बांटा गया है, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। अब देखो, ये थोड़ी सी इकोनॉमिक की जो भाषा होती है हमें उसी भाषा में चीज़ें समझना चाहिए। तो अभी राजस्व प्राप्तियां क्या हैं और पूंजीगत प्राप्तियां क्या हैं। अभी आप देखें राजस्व प्राप्तियां क्या हैं। सरकार लगाती है टैक्स, और टैक्स और शुल्क में अंतर होता है। टैक्स वो होता है जिसमें व्यक्ति द्वारा दी गई धनराशि जो गवर्नमेंट को पे करती है उसके बदले में कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं होता, बल्कि इनडायरेक्टली सरकार की नीतियों के द्वारा उसको लाभ होता है। बट प्रत्यक्ष रूप से आपको कोई लाभ नहीं होता और आप पैसा दे देते हो। जबकि शुल्क वो होता है जिसमें आप शुल्क देते हैं और बदले में तुरंत ही कोई ना कोई प्रत्यक्ष लाभ ले लेते हैं। जैसे शिक्षक की आप शुल्क देंगे, डॉक्टर की आप शुल्क देंगे। शुल्क मतलब फीस के बदले आप प्रत्यक्ष लाभ उठाते हैं, लेकिन टैक्स के बदले में आप प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठाते। तो राजस्व प्राप्तियां क्या है जो रेवेन्यू, तो इसमें सरकार को किसी प्रकार का एक्सपेंडिचर या पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। इसकी देयता में वृद्धि नहीं होती। देयता मतलब इनको भविष्य में ये पैसा चुकाना नहीं है। कर के रूप में प्राप्त राशि वो राशि है जिसको सरकार को चुकाना नहीं है। ये लोन नहीं है, कोई उधार नहीं है। और संपत्ति में कोई कमी नहीं आती। सरकार की पहले से कोई संपत्ति है, इसके लिए उसको भी खर्च नहीं करना पड़ता। तो संपत्ति में कोई कमी नहीं, देयता में कोई वृद्धि नहीं, तो उसको कहते हैं राजस्व प्राप्तियां जो टैक्स के रूप में प्राप्त होती हैं। अब राजस्व प्राप्तियों को 2 वर्गों में बांट सकते हैं, एक कर आय और एक गैर कर आय। मतलब जो टैक्स से प्राप्त होने वाली आय होती है और एक शुल्क वगैरह से प्राप्त होने वाली आय होती है। तो 2 वर्गों में बांट देते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज और अपन देख रहे हैं, पूंजीगत प्राप्तियां, कैपिटल रिसीप्ट। देखो, पूंजीगत प्राप्तियां वे वह धन है जिसके बदले में गवर्नमेंट को भुगतान करना पड़ता है। मतलब पैसा तो प्राप्त हुआ है लेकिन सरकार की लायबिलिटी भी बढ़ गई, सरकार को वो देना भी पड़ेगा, पैसा वापस रिटर्न करना पड़ेगा। पैसा आगामी वर्ष में उसका भुगतान किया जाएगा, है ना, आगामी वर्ष में भुगतान किया जाएगा। जैसे अगर हम विदेशों से पैसा लेते हैं, विदेशों से उधार लिया, तो वो पूंजीगत प्राप्तियां हैं, क्योंकि उस लिए गए धन पर नेक्स्ट ईयर में हमें इंस्टॉलमेंट देना होगा, ब्याज इंटरेस्ट देना होगा, उसको भुगतान करना होगा। इसके अलावा अगर सरकार, जो केंद्र सरकार राज्य सरकारों को यदि ऋण देती है, बदले में उसे जो धन प्राप्त होता है, तो भाई पहले तो आपने अपनी कैपिटल में से उसको दिया, तब तो वो प्राप्त हो रहा है आपको। इसके अलावा आरबीआई से प्राप्त धन जो है, ये सभी पैसा सरकार को लौटाना होता है। इस पे सरकार की देयता होती है, लायबिलिटीज़ होती हैं। तो उसको, ऐसी प्राप्तियां जो हमें बाद में लौटाना पड़े, उनको हम पूंजीगत प्राप्तियां कहते हैं। ये कैपिटल रिसिप्ट्स हैं। अब इन दोनों में अपन ने अंतर स्पष्ट कर देते हैं। तो आप देखें, जो राजस्व प्राप्तियां होती हैं, इनका हम सरकार पर कोई लायबिलिटी या प्रभाव नहीं होता, कोई भार नहीं आता, है ना, कि गवर्नमेंट को ये चुकाना है। जबकि
जबकि पूंजीगत प्राप्तियों में ये गवर्नमेंट गई भी तो आने वाली पीढ़ी को उस कर भार को वहन करना होगा और उसे वो लौटाना होता है। पूंजीगत प्राप्तियां क्योंकि लौटाएंगी। इससे अगर अपन देखें, यदि राजस्व आय बढ़ रही है तो ये अर्थव्यवस्था की उच्च स्थिति को दर्शाएगा। अगर राजस्व आय बढ़ रही है, रेवेन्यू रिसीट, तो ये सरकार की अच्छी स्थिति को बताएगा। वहीं पर अगर विदेशी ऋण वगैरह ये पूंजीगत प्राप्तियां बढ़ रही हैं तो ये देश की कमजोर स्थिति को बताता है। इसमें परिसंपत्ति कम भी हो जाती है क्योंकि इसमें आपको पैसा भुगतान करना पड़ता है, तो इसमें परिसंपत्ति कम होती है। आने वाली जो पीढ़ी है, जनरेशन है, उस पर लाइबिलिटीज बढ़ जाती है और ये कमजोर स्थिति को बताती है। कौन सी? पूंजीगत प्राप्तियां, जबकि राजस्व प्राप्तियां उच्च स्थिति को बता रही हैं। तो आपने पूंजीगत प्राप्तियां और राजस्व प्राप्तियों में अंतर देखा और कुल मिलाकर के अपन ने सार्वजनिक आय को देखा जो 2 वर्गों में बटी हुई है। अब इसके बाद सार्वजनिक व्यय को देख लेते हैं। सार्वजनिक व्यय मतलब जनता पर किया गया, सरकारों द्वारा किया गया खर्चा, उसको हम बोलते हैं सार्वजनिक व्यय। अब देखो, पब्लिक पर होने वाले खर्चे को अब तीनों गवर्नमेंट खर्च करती हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तीनों गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर, जन कल्याण, रक्षा और अन्य सुख सुविधाओं के लिए किए जाने वाले खर्चे को क्या कहते हैं? सार्वजनिक व्यय। ओके, अब आप देखें, व्यय 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्लान्ड, एक होते हैं नॉन प्लान्ड, मतलब योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय। सरकार जो भी खर्चा करती है वो 2 प्रकार के करती है। अब देखो, योजनागत व्यय जो है ना, ये डेवलपमेंट के लिए होते हैं, विकास के लिए होते हैं, क्योंकि ये प्लान है। जैसे पब्लिक हेल्थ के लिए कोई प्लान चला दिया, किसानों के लिए कोई चला दिया, बच्चियों के लिए कोई प्लान चला दिया। तो योजनागत खर्चे वे खर्चे हैं जो विकासशील होते हैं, इनसे प्रोग्रेस होती है। जबकि गैर योजनागत व्यय वे होते हैं जो गैर विकासशील होते हैं। इसमें आते हैं आपका रक्षा, ब्याज, प्रशासनिक जो व्यय है वो सब आ जाता है। जैसे जो एडमिनिस्ट्रेशन में सरकारी नौकरियां कर रहे हैं उनको दिया जाने वाला वेतन, भाई उससे देश का तो कोई भला नहीं हो रहा, व्यक्तिगत भला हो रहा है वो ठीक है, बट देश का भला नहीं हो रहा है ना। इससे प्रोग्रेस नहीं होगी, विकास नहीं होगा। जबकि रक्षा पे आपने जो व्यय कर दिया, हथियार खरीदे, तोपें खरीदे, देश के विकास पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो जरूरी है कि वो तो करना ही पड़ेगा आपको। तो ये अपने घरों में भी ना 2 प्रकार के व्यय हो जाते हैं, एक योजनागत व्यय और एक गैर योजनागत व्यय। बच्चों की पढ़ाई पे अगर आप खर्चा कर रहे हैं तो वो योजनागत व्यय कहलाएगा, लेकिन गैर योजनागत व्यय जिससे कोई विकास ना हो लेकिन आपको देना पड़े, जैसे हाउस का रेंट आप दे रहे हो, तो वो तो आप उससे विकास नहीं होगा, बट वो देना कंपलसरी है, मजबूरी होती है, तो वो गैर योजनागत व्यय कहलाता है। इसी तरह से रक्षा, ब्याज कौन सा? जो हमने विदेशों से लोन ले रखा है ना, उसके बदले में हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो वो ब्याज की मद जो है ना गैर योजनागत व्यय में आती है। मतलब ये वो खर्चा है जो कंपलसरी खर्चा है, जैसे आपके घर में दूध वाले का, केबल वाले का, पेपर वाले का, हाउस रेंट, ये सब जो पैसा है ये गैर योजनागत व्यय में आएगा। जबकि योजनागत व्यय में वो आएगा कि आपको जो प्रोग्रेस करनी है, विकास करना है, कि इन्वेस्टमेंट करना है, वो विकासशील योजनागत व्यय कहलाएगा। करेक्ट। अच्छा, एक और चीज बता देता हूं कि योजनागत व्यय जो होता है ना, ये इस पे ये वोटिंग वाले होते हैं, वोटिंग मतलब इन पे वोटिंग हो जाती है, और ये नॉन वोटेबल होते हैं। नॉन वोटेबल मतलब इन पर संसद में बहस नहीं होती, ये नॉन वोटेबल है। जबकि योजनागत व्यय क्या होते हैं, जिन पे आप वोटिंग कर सकते हैं, खर्चे जो होते हैं। तो क्योंकि वो तो जैसे पति पत्नी है, तो अब जो खर्चा करना है तो पत्नी उस पर टांग अड़ाएगी कि भाई अब आपको जो है ना इस पर बहस नहीं होगी कि जो है ना ये मकान का वो देना किराया, या फिर आपको बिजली का बिल भरना है, या केबल वाले का देना, अब वो देना है मतलब देना है। सबसे पहले जो पैसा आता है उसमें से वो पैसा निकाल दिया जाएगा जो आवश्यक रूप से, उस पर बहसबाजी नहीं होगी, नॉन वोटेबल हो गया वो। और योजनागत व्यय जिस पर बहस हो सकती है, ठीक है ना। अब देखो, व्यय 2 भागों में बांटा गया है, एक राजस्व व्यय और एक पूंजीगत व्यय। अब इसको भी आप समझ लें, जैसे राजस्व व्यय पूंजीगत आय थी, ऐसी राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय है। राजस्व व्यय वे व्यय हैं जिन व्यय की जिससे पूंजी का निर्माण न हो,
कैपिटल का निर्माण ना हो। पूंजी क्या होती है? देखो, पूंजी वह होती है, पूंजी का निर्माण वह कहलाता है जो आपने अभी इन्वेस्टमेंट कर दिया और कई सालों तक उसका प्रॉफिट देती रहे, तो उसको हम पूंजी कहते हैं। जैसे आपने मकान बनवा लिया, अब मकान आपके रहने या किराएदारों के रहने से वो ख़त्म तो नहीं हो जाएगा, बल्कि आपको वो लगातार प्रॉफिट देता रहेगा, वो पूंजी बन गई मतलब आपकी। ठीक है ना। तो राजस्व व्यय से पूंजी का निर्माण नहीं होता। ये करेंट अकाउंट मतलब चालू खाते से संबंधित होता है। चालू खाता मैं बताऊंगा आपको। इसके अंतर्गत गैर योजनागत व्यय आते हैं वास्तव में। इसके अंतर्गत राजस्व व्यय के अंतर्गत गैर योजनागत व्यय आ जाते हैं, जैसे प्रशासनिक खर्चे हो गए, सब्सिडी हो गई, ब्याज अदायगी हो गई। तो ये सब क्या है? गैर योजनागत व्यय हैं जो राजस्व व्यय के अंतर्गत आते हैं। जबकि पूंजीगत व्यय की बात करें तो इनसे पूंजी निर्माण होता है। पूंजी निर्माण, कैपिटल निर्माण होता है, इसमें योजनागत व्यय आ जाते हैं। इसका लाभ कई वर्षों तक सरकार को और जनता को मिलता रहता है। जैसे आधारभूत संरचना या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पानी, सड़क पर अगर खर्चा कर रही है सरकार तो वह पूंजीगत व्यय कहलाएगा। ठीक है ना। या हम किसी को लोन दे रहे हैं, किसी देश को या किसी राज्य को, तो उसके बदले में सरकार को प्रॉफिट होगा, इसको हम पूंजीगत व्यय कहते हैं। पूंजीगत व्यय। अच्छा, इन दोनों में पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय में क्या अंतर होता है? तो एक बात समझ लीजिए, इसमें परिसंपत्ति या देयता में वृद्धि नहीं होती, मतलब लायबिलिटी नहीं बढ़ती इसके व्यय से, राजस्व व्यय से। राजस्व व्यय से देयता में या परिसंपत्ति में वृद्धि नहीं होती, जबकि इसमें वृद्धि होती है। अच्छा, इसमें खर्चा पहले करना पड़ता है, उसके बाद ही आपको प्रॉफिट होता है। तो अच्छा, राजस्व व्यय में लोक कल्याण, राजस्व व्यय अगर अधिक है इसका मतलब है लोक कल्याण अधिक है। जबकि इसमें अगर पूंजीगत व्यय ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब है जीडीपी को प्रॉफिट होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपका बढ़ जाएगा। आने वाले समय में इसका लाभ आम जनता, पूरे देश की इकोनॉमी सुधरती है। पूंजीगत व्यय को अच्छा करने से देश की इकोनॉमी सुधरती है। वहीं अगर देखें राजस्व व्यय अगर अधिक करना पड़ रहा है इसका मतलब है देश में निर्धनता है, गरीबी है, भुखमरी है, ऐसा है। तो ये अगर राजस्व व्यय ज़्यादा हो रहा है तो निर्धनता का सूचना देगा। जबकि अगर पूंजीगत व्यय हो रहा है अधिक सरकार द्वारा तो ये दर्शाएगा कि प्राइवेट सेक्टर का जो निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, वो कम हो रहा है। मतलब क्योंकि निवेश ज़्यादा होता तो सरकार को ये काम नहीं करना पड़ता, बल्कि प्राइवेट सेक्टर ये काम कर रहा होता। तो पूंजीगत व्यय दर्शाता है निजी निवेश में कमी को दर्शाता है। बाकी ओवरऑल इससे इकोनॉमी में ग्रोथ ही होगी। तो इस तरह से आज आपने सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय को समझा है। कल के दिन हम इसके जो लोक वित्त के बचे हुए 3 टॉपिक और मैं आपको बताऊंगा और इसके साथ ले चलूंगा बजट की एनालिसिस की ओर। तो आप इसी तरह से इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसको भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे लोक वित्त आपका कंप्लीट हो जाएगा। और यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।